एबीपी लाइव की एग्जिट पोल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की बालाघाट सीट की। बालाघाट का नाम लेते ही नक्सलियों की याद आती है। नक्सली इलाका है बालाघाट का, मध्य प्रदेश का बेहद संवेदनशील इलाका। यहाँ हमेशा से चुनाव कराना निर्वाचन आयोग के लिए एक चुनौती रहा है। इस बार यहाँ पर हालांकि तमाम नक्सलियों के थ्रेट के बावजूद 72% के आसपास पोलिंग हुई और जो बालाघाट में मुख्य मुकाबला है वो बीजेपी की भारती पारदी, कांग्रेस के सम्राट सारस्वत और निर्दलीय बीएसपी के कंकर मंजारे के, मतलब त्रिकोणीय मुकाबला है सीट पर। हम इस सीट की क्या तस्वीर होगी, नतीजे किस ओर जाते दिख रहे हैं, कैसा मतदान हो, बात करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार विप्लव अग्रवाल, जनपथ के प्रधान संपादक हैं। अरविंद बेजोलकर जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने भी बहुत सारे समाचार माध्यमों में सेवाएं दी हैं। हमारे साथ नई दुनिया के पूर्व संपादक रवीन दुबे जी हैं, त्रिकाल मीडिया के संपादक मतलूब अंसारी हैं। तो हम इन लोगों से चर्चा शुरू करें। सबसे पहले मतलूब से ही पूछते हैं, मतलब ये बताएं कि जो बालाघाट में 2019 और 2024 में मतदान का क्या सीन है? 2019 में जहां पर मतदान 77% देखा गया, इस बार थोड़ा सा गिरकर 4% गिरावट देखी गई है। इसके अलग अलग बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि 4% 5% की जो गिरावट आई है वो एक मोदी फैक्टर से जोड़ सकते हैं। और कांग्रेस और बीजेपी, खासतौर से कांग्रेस ने वैसा चुनाव को देखा, समझा, लड़ा नहीं, इस कारण से भी गिरावट समझ में आ रही है। जो वहाँ के लोगों से और संवाददाताओं से बातचीत के आधार पे ये बातें आ रही है सामने। कहने का ये मतलब है कि अगर थोड़ा बहुत भी प्रयास किया जाता है कांग्रेस की ओर से तो ये वोटिंग भी बढ़ती है, प्लस इसका रिजल्ट भी कुछ अच्छा उम्मीद। मतलब कांग्रेस ने पूरी तैयारी से चुनाव लड़ा, तो ये मतलब क्या कहना है कि बालाघाट में कांग्रेस ने सही होमवर्क नहीं किया, पूरी तैयारी से चुनाव लड़ा। रवीन जी को बताइए कि बालाघाट में एक खाटी नेता है कंकर मुंजारे, वो भी बीएसपी से चुनाव लड़ रहे थे, तो क्या उन्होंने मुकाबला त्रिकोणीय बना दिया और कुछ प्रभाव डाल पाएंगे, वरना या मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ही? देखिए, वैसे मुख्य मुकाबला का भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में होने वाला है। और देखिए, लेकिन एक बात तो वहां बालाघाट सीट को लेकर बड़ा आपको देखना पड़ेगा। पिछले 4 चुनाव भी देखेंगे तो वहां कंकन मुंजारे एक फैक्टर रहे। एक चुनाव उनकी पत्नी ने भी लड़ा, अनुभव मुंजारे ने। कंकन मुंजारे कभी राजद से लड़ते हैं, कभी बहुजन समाज पार्टी से लड़ते हैं, कभी निर्दलीय से लड़ते हैं, लेकिन उनका वोट जो है वो जीत हार का गणित तय करता है ना। जो वहां पिछले चुनाव यदि आप जाएंगे तो कंकन मुंजारे को जितने वोट मिले उससे कम वोट से जीत हार का गणित तय हुआ है। और ये बात वो सीट जरूर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, लेकिन 12 से 14% वोट कहीं बहुजन समाज पार्टी का, कहीं गठबंधन पार्टी का, कहीं राष्ट्रीय जनता दल का या निर्दलीय कंकन मुंजारे का वोट है। और इस बार कंकन मुंजारे खुद निर्दलीय लड़ रहे हैं। ये हालांकि ये बात अलग है कि एक लोकसभा चुनाव में 99,000 वोट ले जाने वाली अनुभव मुंजारे कांग्रेस में शामिल हो गई। उनकी पत्नी है, दोनों अलग अलग चौकर, वो कांग्रेस का प्रचार कर रहे हैं, ये अपना प्रचार कर रहे हैं बहुजन समाज पार्टी का। तो कंकन मुंजारे का चरित्र भी समाजवादी रहा है, वो हमेशा से समाजवादी फैक्टर की बात करते हैं, बागी तरीके से लड़े। वो निर्दलीय चुनाव भी लड़ चुके हैं। कंकन मुंजारे का अपना वोट बैंक सांसद भी रह चुके हैं, हाँ, निर्दलीय सांसद जी रह चुके हैं और वो निर्दलीय जीते हुए। तो देखिए, वहां का जो वोटर है वो 2019 भर में एक तरफा गया है। 2019 का चुनाव जो था, हम सब जानते हैं, पुलवामा था, सर्जिकल स्ट्राइक बालाकोट था, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2014 के बाद जिस तरीके से उन्होंने अपना राष्ट्रवाद की आंधी चली थी, तो 2019 है, उसकी वजह से 2,62,000 का से ज्यादा की लीड भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। लेकिन उसके नीचे आएंगे तो हमेशा से 1 लाख से कम वोट से जीत हार होती रही। अब जिस तरीके से मतदान घटा है, और इस बार हम सब कह रहे हैं कि मुद्दा विहीन चुनाव है, जो हम सब कह रहे हैं, सनातन और राम मंदिर का मुद्दा जरूर लोग कहते हैं कि वो फैक्टर, लेकिन ग्राउंड में अभी वो बातें दिख नहीं रही। देखिए, जिस तरीके से हम विधानसभा में कह रहे थे कि लाडली बहना का है, लाडली बहना दिख नहीं रही, लेकिन उसने रिजल्ट दिखाया लाडली बहना। अब राम मंदिर अंदर चल रहा, अब लोग वोट कर दें, तो ये अलग बात है कि वहां भारतीय जनता पार्टी जे। देखिए, कांग्रेस में कटंगी विधानसभा अभी होके आया हूँ, चुनाव के बाद वहां पर गया था कटंगी विधानसभा। कांग्रेस के झंडे नहीं दिख रहे, प्रचार नहीं दिख रहा था। भारतीय जनता पार्टी के 100 घरों के गांव में, 50 घरों के गांव में झंडे लगे हुए थे, प्रचार लगा हुआ था। तो कांग्रेस का मोना जो है वो समझ में आ रहा था कि ऐसा प्रचार नहीं हुआ। तो भारतीय जनता पार्टी का कैडर है और उसने गांव गली में काम किया, तो अभी भी वो सीट मेरे को लगता है भारतीय जनता पार्टी को बढ़त पर है। तो देखिए, रवीन दुबे जी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को बालाघाट सीट पे बढ़त होती दिख रही है। मगर अरविंद बेंजोलकर जी, ये बताइए कि हमेशा से बालाघाट का जब भी नाम आता है नक्सली थ्रेट की बात की जाती है, लेकिन वोटिंग तो बम्पर होती है, तो क्या ये केवल हवा खड़ा किया जाता है?
सचमुच में थ्रेट होता है वहां पर? बालाघाट सीट का अगर भौगोलिक विस्तार आप देखेंगे उसमें 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 8 विधानसभा क्षेत्रों में से 2 विधानसभा क्षेत्र जो हैं लांजी और परसवाड़ा, यहाँ पर की नक्सली प्रभावित एरिया है। बाकी जो 6 विधानसभा है उसमें नक्सलियों का उस हद तक प्रभाव नहीं है। तो इस हिसाब से बालाघाट में मतलब जो है वो अगर मतदान अच्छा होता है तो वहाँ लोगों की राजनीतिक जागरूकता समझी जा सकती है। उतना नक्सलवाद से क्यों नाम की बात है, और केवल 2 विधानसभा सीटों में जहाँ 3 बजे वोटिंग खत्म भी हो जाती है। हाँ, 4 बजे को 4 बजे वोटिंग खत्म हो जाती है। तो हमारे साथ विप्लव जनपद के प्रधान विप्लव अग्रवाल जी। विप्लव, ये बताइए कि ये जो बीजेपी ने 2 बड़े बड़े नेताओं की लड़ाई में उधर बालाघाट से भारतीय पार्टी को टिकट दी, जो एक पार्षद थी, कॉर्पोरेटर थी, तो क्या इसका ये मास्टर स्ट्रोक है या झगड़े को शांत करने के लिए बीजेपी ने ये तरीका अपनाया? देखिए, क्या बालाघाट में जातिवादी राजनीति जो है वो सबसे मुख्य रहती है। 8 विधानसभा क्षेत्र में लोधी, पवार, मरार और थोड़ी संख्या में मुस्लिम कम्युनिटी है, और भारतीय पार्टी पवार जाति की है वहां से। और टिकट भी जो दोनों पार्टियां, जो मुख्य दोनों पार्टियां, वो टिकट भी जातिवादी रूप में ही देती हैं टिकट। तो कुछ ना कुछ ये था दिमाग में रहा होगा कि ये जातिवादी आधार पर टिकट देंगे तो भारतीय पार्टी बढ़त बनाए रखेंगे। कांग्रेस की तरफ से सम्राट सरस्वार हैं, वो जिला पंचायत के अध्यक्ष भी हैं, उनके पिताजी 2 बार विधायक रह चुके हैं, उनकी छवि भी ईमानदार किस्म की है। लेकिन अभी देखिए, यह जो देखने में आ रहा है कि भाजपा की तरफ से चुनावों के बाद कोई बालाघाट जिले में स्पष्ट रूप से ये नहीं कह रहा है कि हम जीत ही रहे हैं। वहीं कांग्रेस यह दावे कर रही है कि भले ही हम 5000 वोटों से जीते, 10,000 वोटों से जीते, ये हम जीतेंगे। तो ये एक अति आत्मविश्वास भी हो सकता है। लोगों का कहना यह है कि बालाघाट में मोदी फैक्टर जो है वह चला है, जमकर चला है, लेकिन परिणाम क्या होंगे ये बाद में समझ आएगा। स्थिति अभी यह है कि बालाघाट में प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 5 बार दौरा किया, प्रधानमंत्री खुद एक बार पहुंचे और बहुत प्रयास कर रहे हैं किसी भी कीमत पे। पिछले बार की जो रिजल्ट थे वो लगभग 2.5 लाख वोट से ढाल सिंह बिसेन चुनाव जीते थे, लेकिन इस बार ढाल सिंह बिसेन प्रत्याशी नहीं थे और उनकी सक्रियता भी बनिस्पत थोड़ी कम थी। गौरी शंकर बिसेन ढाल से में खटपट के गाड़ी पार्टी खटपट नहीं, बदलने का सवाल नहीं, खटपट की भी कोई ऐसी स्थिति नहीं थी। टिकट तो देनी थी, भारतीय पार्टी एक उपयुक्त चयन लगा, वो पवार जाति की है। सबसे पीछे कहते कुछ प्रहलाद पटेल की भी कुछ रोल था टिकट दिलाने में। ऐसा कहा जाता है कि भारतीय पार्टी जी जो है उनको प्रहलाद जी के खेमे से टिकट मिली है और प्रहलाद जी का उस क्षेत्र में प्रभाव रहा है, वे 2 बार वहां से सांसद रहे हैं। तो और गौरी शंकर बिसेन, ढाल सिंह बिसेन आप थोड़ा सा उम्र दराज हो गए तो उनकी सक्रियता हो सकता है इस कारण वहां पे ना रही हो। और भारतीय पार्टी के लिए पूरा प्रयास किया। प्रदेश के मुख्यमंत्री 5 बार पहुंचे, प्रधानमंत्री पहुंचे 1 बार, और महाराष्ट्र से लगा हुआ काफी इलाका बालाघाट जिले का है, तो उसका भी प्रभाव वहां पर पड़ता है। और मुझे लगता है कि भाजपा वहां पर प्लस में है, लेकिन भाजपा की तरफ से कोई यह कहता क्यों नहीं है कि हम चुनाव जीत रहे हैं, ये सोचने समझने की बात। तो देखिए, बालाघाट में बीजेपी प्लस में तो है, लेकिन एक सवाल ये उठ रहा है कि वहां का कोई कार्यकर्ता भी ये कहने को तैयार नहीं कि हम वहां पर जीत रहे। अरविंद, ये बताइए कि एक बड़ा रोचक किस्सा हो गया था। कंकर मुंजारे ने अपनी पत्नी को अल्टीमेटम दे दिया था, या तो तुम घर छोड़ दो या मैं। ये क्या चुनावी केवल सिगुफेबाजी थी या सचमुच आइडियोलॉजी की राजनीति थी? नहीं, ये तो फैमिली ड्रामा था, क्योंकि कंकर मुंजारे जो है वो आज से नहीं, वो सन 1989 में निर्दलीय सांसद चुने गए थे बालाघाट सीट से, और वो उसके बाद से लगातार कुछ ना कुछ इस तरह के सिगूफे करते रहे हैं। हालांकि जो उनकी पत्नी है वो उनकी अपेक्षा थोड़ा ज्यादा परिपक्व मुझे राजनीतिज्ञ समझ में आती है, लेकिन फिर भी इससे तो वो ठीक है, वो फैमिली ड्रामा था। लेकिन बालाघाट सीट के बारे में मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ कि बालाघाट सीट को बीजेपी ने बहुत अच्छी तरह से मैनेज किया है, कम से कम कैंडिडेट सिलेक्शन के मामले में, ऐसा मैं मानता हूँ। क्योंकि बालाघाट सीट पे बीजेपी हर बार अपना प्रत्याशी बदल देती है और एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को न्यूट्रलाइज कर देती है। तो उस हिसाब से भारतीय पार्टी जो है वो नई प्रत्याशी, उनके साथ में कोई बैगेज नहीं है। तो मतलब जो, हालांकि कांग्रेस भी प्रत्याशी बदल देती है, लेकिन कांग्रेस ने शायद प्रत्याशी चुनने में थोड़ी सी नासमझी दिखा दी, क्योंकि वो वहां पे पवार जाति का बाहुल्य है। और अशोक सरस्वत, कंकर मुंजारे को टिकट देने की कांग्रेस से बात चल रही थी, पर शायद बात बनी नहीं। हाँ, हो सकता है, अंदरूनी ये हो सकता है। और जो सम्राट सारस्वर हैं, जो पूर्व विधायक अशोक सारस्वर के बेटे हैं, वो ब्राह्मण जाति से आते हैं और वहां वो इतनी मतलब खास संख्या में नहीं है कि चुनावों के ऊपर में वो प्रभाव डाल सके। तो उसके हिसाब से मुझे लगता है जातिगत तो बीजेपी ने जो है वो समीकरण सेट कर, ओबीसी वोटर डिसाइडिंग है बालाघाट में, क्योंकि भारतीय पार्टी ओबीसी वर्ग से आती है। तो क्या बीजेपी को उसका माइलेज भी मिलता दिख रहा है क्या?
देखिए वो अब जात के आधार पे वोट पड़ता है, और ऐसा नहीं है, हम ये नहीं कह रहे कि जात का आधार का वोट है, और बीजेपी का वहाँ काम भी है, संगठन का काम भी है। ये जरूर है कि पिछली बार पहली बार वो 2,62,000 से जीती, अब नया प्रत्याशी दिया है, तो ओबीसी फैक्टर कितना चलेगा ये तो हम सबको मतगणना के बाद पहले। देखिए ओबीसी फैक्टर के साथ एक बार नई बात और आई है कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा और ओबीसी की जनगणना, इस बात को लेकर भी कांग्रेस बात करी, तो कांग्रेसियों से बात करो तो वो कह रही थी ओबीसी की बात है तो ओबीसी मतदाता हमारी तरफ भी आना चाहिए। ये पहली बार हो रहा है, ये 1989 में मंडल आयोग लागू होने के बाद से ये जाति की जनगणना। देखिए राहुल गांधी ने जिस तरीके से इस मुद्दे को उठाया और प्रधानमंत्री और पूरी भारतीय जनता पार्टी उसका जवाब दे रही, इसका मतलब है कि ओबीसी फैक्टर को लेकर जो मतदाता प्रभावित हो रहा था उसको लेकर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और तो पूरा मंत्रिमंडल उस बात को सफाई दे रहा है। उन्होंने ये बात कहने की कोशिश की है कि ओबीसी से छीनकर मुसलमानों को दे देगी, इसका मतलब है कि ओबीसी का मतदाता कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर था। प्रधानमंत्री डराने की कोशिश कर रहे हैं यदि आप इनकी बातों में आए तो अल्पसंख्यक लेके चले जाए, इसका असर भी वहाँ बालाघाट में दिखेगा, क्योंकि जात का असर हो रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को वहाँ एज है, बढ़त है, लेकिन यदि जात के आधार पर वो जैसा वहां का चरित्र है वोट डालने का, तो लीड जो है भारतीय जनता पार्टी की कम हो सकती है वहां पर। देखिए रवीन भाई का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की लीड वहां कम हो सकती है। मतलब ये बताओ आपकी में एग्जिट पोल के मतलब अपना आप ओपिनियन देने के पहले बताओ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक पब्लिक रैली बालाघाट में, उससे भी क्या बीजेपी को माइलेज मिला है, जबकि कांग्रेस का कोई बड़ा नेता बालाघाट नहीं पहुंचे? देखिए ये बात सही है कि प्रधानमंत्री का वहां जाना बीजेपी को फायदेमंद साबित हो सकता है बीजेपी के लिए, लेकिन एक बात यहाँ पर एक कहना ये जरूरी है कि बालाघाट लोकसभा सीट पे 80% आबादी ग्रामीण क्षेत्र से आती है, तो राष्ट्रीय राजनीति का भी फैक्टर और राष्ट्रीय मुद्दों का भी फैक्टर पड़ता है। लेकिन जो 20% आबादी जो अर्बन इलाकों में रहती है उसको अपने लोकल मुद्दों को लेकर भी लड़ाई लड़नी पड़ रही है, तो ये चीजें कहीं ना कहीं जो है कश्मकश पैदा कर रही है लोगों में। आपका एग्जिट पोल क्या कह रहा है बालाघाट के लिए? बीजेपी प्लस में है वहाँ पर, बीजेपी जीतती दिख रही है। बिल्कुल बीजेपी वहाँ तो देखिए नतीजे तो 4 तारीख को आएंगे, लेकिन मतलूब जी को लगता है कि बीजेपी वहां प्लस में है। रवीन भाई जी पूछते, रवीन भाई ये बताओ आपको क्या लगता है बीजेपी प्लस में है और जीत हार का अंतर कितने वोटों का हो सकता है? देखिए जीत हार का पिछली बार का 2,62,000 तो नहीं होगा, थोड़ा सा मेरे को लगता है कम हो जाएगा, लेकिन वहाँ जीतेगी वहाँ मेरे को ऐसा लगता है बीजेपी, क्योंकि कांग्रेस का संगठन ने प्रॉपर काम नहीं किया पूरे 8 विधानसभा। तो देखिए कांग्रेस संगठन की कमजोरी और बाकी जो मुद्दे उस पर रवीन जी को लगता है कि बीजेपी वहां पर एज में है, बढ़त लेती है। अरविंद भाई जी बताइए कि आपका एग्जिट पोल बालाघाट के लिए क्या कहता है? जब सभी को लगता है कि भाजपा वहां पर जीतेगी तो मुझे भी यही लगता है कि भाजपा वहां पे जीतेगी, भाई मैं भी बहुमत के साथ ही जाना पसंद करूंगा। तो देखिए नहीं, ये बहुमत के साथ जाने वाली बात है या सचमुच में आपको मतलब लग रहा है कि जो सीन था वहां पर देखें कि बीजेपी बढ़त नहीं, तो हिस्टोरिकली वहां से पिछली 6 बार से बीजेपी वहां से जीतती आई है और कांग्रेस ने वहां पे ऐसा कुछ डिफरेंट किया नहीं, मतलब एक बड़े नेता की सभा तक तो रखी नहीं, मतलब 7वीं बार भी कोई चेंज होता नहीं दिख रहा है। कोई मुझे संभावना नहीं। तो देखिए अरविंद जी को भी कोई संभावना बालाघाट में नहीं। विप्लव जी अपने भाई ये बताओ कि ये जो 4 तारीख को नतीजे आने वाले हैं, आप क्या देख रहे हैं बालाघाट के नतीजे? देखिए पिछले 26 साल से नतीजा भाजपा के पक्ष में आ रहा है। इस बार जातिगत समीकरण भी भाजपा प्रत्याशी भारती पारदी के फेवर में है। इसके अलावा जातिगत समीकरण के अलावा जो भाजपा के जो कोर मुद्दे हैं जिनसे जनता प्रभावित है, राष्ट्रवाद है या हिंदुत्व है या जो बड़ी संख्या में लाभार्थी जो हैं जिनको फायदा मिलता है और भाजपा का संगठन, तो ये सोने पे सुहागा हो जाता है। भले ही आज कांग्रेस ये दावा कर रही है कि हम यहाँ पे चुनाव जीतेंगे, भाजपा के प्रत्याशी या कोई पदाधिकारी बोल नहीं रहे हैं, लेकिन ये जो 4-5 चीजें हैं और जातिगत समीकरण के आधार पर मुझे लगता है कि वहाँ पे भाजपा प्लस में। और इसके अलावा मोदी मैजिक वहां पर चलेगा, भले ही थोड़ा कम मात्रा में रहे जातिगत मामले को, भी मोदी मैजिक के कारण भी भाजपा प्लस में मुझे लगती है। और हो सकता है आंकड़ा कुछ कम हो जाए, अगर हिना कांवरे यहाँ पे प्रत्याशी होती तो शायद कांग्रेस की संभावनाएं कुछ और बेहतर हो सकती थी, लेकिन अब हिना कांवरे प्रत्याशी भी नहीं है, सम्राट सरस्वार अचानक घोषित किए गए हैं, तो इन सब चीजों को देख के और जो पूरा माहौल है मुझे देख के लगता है कि भाजपा वहां पे प्लस में है। आंकड़ा कुछ कम हो सकता है लेकिन भाजपा प्लस में है। तो देखिए ये महाकौशल की एक प्रमुख सीट है बालाघाट, जो जहाँ ओबीसी और आदिवासी वोटर है, तो वहां पर जो हमारे 4 पत्रकारों ने हमने एग्जिट पोल किया उनकी राय में तो स्कोर बीजेपी के पक्ष में 4-0 जाता दिख रहा है। और जो वहां के माहौल है, जो उन्होंने महसूस किया, जो लगा उनको कि बीजेपी यहाँ पर 7वीं बार भी बढ़त लेती दिख रही है और बीजेपी का ही सांसद बालाघाट सीट से लोकसभा में पहुंच सकता है।